चलो अपन आगे का पढ़ेंगे बेटा। कल अपन ने बात कर ली थी प्राइमरी मेमोरी की। मेमोरीज तो और भी थी भाई, सॉरी, मेमोरी तो और भी थी। अपन ने देखी थी, एक मेमोरी थी डायग्राम में सेकेंडरी मेमोरी, एक मेमोरी थी सेकेंडरी मेमोरी। देखो क्या होती है ये सेकेंडरी मेमोरी, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है। हार्ड डिस्क बोलते हो आप, कंप्यूटर खरीदने जाते हो आप बोलते हो हार्ड डिस्क कितनी, हार्ड डिस्क कितनी है इसकी। हार्ड डिस्क मतलब जहां पे परमानेंट चीजों को स्टोर कर सकते हैं। परमानेंट स्टोरेज है, 10 साल 15 साल बाद भी देखना चाहते हो तो उस चीज को आप आसानी से देख सकते हो। वो सारी चीज को अपन सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। होता क्या है देखो, ये है आपका सीपीयू, ये है आपकी प्राइमरी मेमोरी, ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अगर सीपीयू को कुछ भी रन करना है, इसका नाम सेकेंडरी क्यों है, सेकेंडरी क्यों है सेकेंडरी मेमोरी का नाम। सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए जो सेकेंडरी में रखा है, तो सीपीयू कभी डायरेक्टली सेकेंडरी को नहीं बोलेगा मुझे वो डेटा दो। सीपीयू प्राइमरी को बोलेगा मुझे ये डेटा चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी को बोलेगा ये डेटा चाहिए, सेकेंडरी प्राइमरी को देगा और प्राइमरी से वो डेटा सीपीयू के पास आएगा। तो सीपीयू कभी भी डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता, वो थ्रू प्राइमरी ही सेकेंडरी को एक्सेस करेगा। तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसीलिए इस मेमोरी का नाम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सीपीयू को अगर कोई भी डेटा चाहिए सेकेंडरी से तो वो पहले उसको प्राइमरी को बोलेगा, प्राइमरी वो डेटा जाकर मांगेगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी वो डेटा प्राइमरी को देगा, प्राइमरी से वो डेटा सीपीयू के पास चला जाएगा। सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर्स में, उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के खुद के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब परमानेंट इन नेचर होती है, परमानेंट है। लाइट भी चली गई तो भी डेटा वही का वही है। हार्ड डिस्क, मेरा मेमोरी कार्ड जो होता है, फोन में आप लोग मेमोरी कार्ड डालते हैं, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। लाइट चलेगी, दोबारा मेमोरी कार्ड लगाया, दोबारा आपकी वो चीज आ जाएगी जो उसमें स्टोर की। तो ये नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं। लार्ज कैपेसिटी, सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। रैम तो कितनी आएगी आपकी, 2 GB 4 GB ऐसे कुछ रैम आएगी। पर अगर अपन हार्ड डिस्क की बात करें, जब भी अपन कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो हार्ड डिस्क 128 GB, हार्ड डिस्क इससे भी ज्यादा हार्ड डिस्क आपकी आ सकती है। तो आपकी सेकेंडरी मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब उसमें खूब सारा डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी की जो कॉस्ट आती है वो कम आती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। रैम खरीदने जाओगे तो मार्केट में वो महंगा मिलेगा, और वही अगर अपन पेन ड्राइव खरीदने जाएंगे, पेन ड्राइव इज ऑल्सो सेकेंडरी मेमोरी। आप सीडी खरीदते हो, 10 रुपए की सीडी आ जाती है, 15 रुपए की सीडी आ जाती है, तो कितनी सस्ती आती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी की कॉस्ट भी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। एंड स्पीड, स्पीड की बात करें तो स्पीड भी बहुत कम होती है सेकेंडरी मेमोरी के एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। जितनी फास्ट आपकी रैम किसी चीज को एक्सेस कर पाएगी, उतनी फास्ट आपकी सेकेंडरी मेमोरी नहीं चल सकती। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जो आपकी हार्ड डिस्क होती है उसी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी के खुद के 4 फीचर्स होते हैं। क्या क्या, नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट नेचर की है। लाइट भी चली गई तो भी डेटा उसके अंदर रहेगा। आप हार्ड डिस्क में मूवी स्टोर करके रख दो, आप हार्ड डिस्क में अपनी फोटोज स्टोर करके रख दो, तो 10 दिन बाद भी अगर आपको हार्ड डिस्क में वो फोटोज देखनी है तो आप आराम से देख सकते हैं। मानसी म्यूट करो बेटा अपने आप को, मानसी म्यूट करो। सेकेंडरी मेमोरी लार्ज कैपेसिटी की होती है, मतलब उसके अंदर स्पेस बहुत सारा है, बहुत सारा डेटा अपन सेकेंडरी में स्टोर कर रख सकते हैं। लो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। एंड स्पीड भी सेकेंडरी की बहुत स्लो है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी से सेकेंडरी की स्पीड बहुत स्लो होती है। सेकेंडरी मेमोरी को आप सेकेंडरी क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर सीपीयू को कोई भी डेटा एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली सेकेंडरी से नहीं मांगेगा, वो पहले प्राइमरी को बोलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी को बोलेगी, सेकेंडरी से वो प्राइमरी के पास जाएगा, एंड प्राइमरी से वो डेटा सीपीयू के पास जाएगा। क्लियर होगी सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। हर एक सेकेंडरी मेमोरी एक दूसरे से कॉस्ट में,
स्पीड में अलग अलग होती है। स्टोरेज कैपेसिटी में हर एक सेकेंडरी मेमोरी भी दूसरी सेकेंडरी मेमोरी से अलग अलग होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, in terms of speed, in terms of storage capacity. For example, आप एक तो हार्ड डिस्क की बात करते हैं, एक आप कोई सीडी की बात करते हैं। हार्ड डिस्क अलग कॉस्ट की आएगी। सपोज मेरी हार्ड डिस्क आ रही है 1000 रुपीज की, सीडी आ रही है 10 रुपीज की। स्पीड सीडी की कुछ अलग स्पीड होगी, हार्ड डिस्क की अपनी कुछ अलग स्पीड होगी। स्टोरेज कैपेसिटी, हार्ड डिस्क में तो 64 जीबी तक डेटा स्टोर कर सकते हो, इसमें सपोज आप 4 जीबी तक ही डेटा स्टोर कर सकते हो। तो एक अगर पेन ड्राइव की बात करें तो वो भी सेकेंडरी डिवाइस है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो सेकेंडरी स्टोरेज की जो डिवाइसेस होती हैं सारी की सारी एक दूसरे से कॉस्ट में भी अलग होती हैं, स्पीड में भी अलग होती है और स्टोरेज कैपेसिटी में भी अलग हो सकती हैं। मतलब एक सेकेंडरी मेमोरी दूसरी से अलग हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर? ये हुई सेकेंडरी मेमोरी। अभी तक अपन कितनी तरह की मेमोरी पढ़ चुके हैं? अपन पढ़ चुके रजिस्टर्स, कैश, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। एक मेमोरी और है अपने कोर्स में, दैट इज वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो रियल में ना है, ऐसी चीजें जो इमेजिनरी हैं, आप जो इमेजिन करते हो उसको अपन वर्चुअल कहते हैं। जो चीज रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, अपन इमेजिन करते हैं सिर्फ उस चीज के लिए, उसको अपन वर्चुअल कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा वीआर? कभी नाम सुना है किसी ने वीआर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा वीआर का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? एकांश? वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है बेटा ये वर्चुअल रियलिटी का मतलब? मतलब अपने प्रेजेंस में कुछ नहीं होता, पर अपने को लगता है कि अपने सब अपने सामने हो रही है वो चीजें। हाँ, अपन को ऐसा लगता है कि अपने सामने हो रहा है, अपन उस चीज को फील कर पा रहे हैं, बट एक्चुअल में अपने सामने कुछ नहीं होता। दैट इज नोन एज वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी बहुत बार बहुत लोग यूज में लेते हैं वर्चुअल रियलिटी। जैसे कि आप लोग जो 70 मूवीज देखते हैं, 70 मूवीज देखते हैं, उसमें आपको एक चश्मा सा पहना दिया जाता है। उस चश्मे को पहनकर जब आप वो मूवी देखते हैं तो उसमें अगर वो राइड्स हो रही है उस मूवी में, तो आपको क्या लगता है? आप भी उस राइड्स के ऊपर नीचे जा रहे हो? लगता है नहीं लगता? अगर उस मूवी में कोई लायन आ रहा है तो आपको लगता है वो लायन आपके सामने खड़ा है, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। बट रियल लाइफ में ऐसा थोड़ा लायन आपके सामने खड़ा है। और रियल लाइफ में ना ये होता कि आप उन राइड्स के ऊपर आप खुद बैठे हो, ऐसा नहीं होता। वर्चुअल मतलब इमेजिनरी। आप इमेजिन, आपको इमेजिन करवाया जाता है जो चीज रियल में नहीं है, फिर भी आपको उस चीज के लिए इमेजिन करवाया जाता है, इसको कहते हैं अपन वर्चुअल। तो वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या है? ऐसी मेमोरी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, अपन इमेजिन करते हैं कि ऐसे कोई मेमोरी है। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं अपने, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं क्या नहीं, ये डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल आपका विंडोज, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज की हेल्प से ऐसी मेमोरी जब आपको जरूरत होती है तब आप क्रिएट कर लेते हैं। मुझे अगर जरूरत लगी तो मैंने वर्चुअल मेमोरी क्रिएट कर लेती हूँ। होता क्या है वर्चुअल मेमोरी में? सपोज मेरी रैम है 2 GB की, रैम लिमिटेड साइज की होती है, आपको पता है। आपकी जो हार्ड डिस्क है वो आपकी 64 GB की है, ठीक है। रैम में ऐसा तो नहीं है रैम सिर्फ मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगी। सीपीयू को अगर कोई भी काम प्रोसेसिंग करना है तो वो सारा डेटा पहले रैम में पड़ा होना चाहिए, तभी तो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि रैम सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोग्राम अपने पास रखेगी। रैम में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। रैम अपने ऑक्यूपाइड है, काम कर रही है। रैम के पास सिर्फ 0.5 GB बचा, रैम के पास सिर्फ 0.5 GB बचा जो फ्री है। अब मैंने कोई प्रोग्राम लिखा, मैंने लिखा अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, ये 4 आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। सपोज ये प्रोग्राम मैं लिख रही हूँ, इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया कि ये प्रोग्राम मेरी 1.5 GB की स्पेस मांग रहा है। ये प्रोग्राम इतना बड़ा लिखा गया कि 1.5 GB की स्पेस मांग रहा है। अब मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशंस का प्रोग्राम चलाना है। रैम में जैसे ही वो अपलोड होगा तो वहां मेमोरी शॉर्टेज की प्रॉब्लम आ जाएगी कि मेमोरी नहीं है आपके पास, इतनी मेमोरी नहीं है,
आप ये प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, अपने पास ये एरर आ जाएगी। तो वर्चुअल मेमोरी में होता क्या है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है। ये जो 1.5 GB का पूरा प्रोग्राम है, ये मेरा पूरा का पूरा कहाँ अपलोड कर देती हूँ मैं, हार्ड डिस्क पे अपलोड कर देती हूँ। हार्ड डिस्क में चला जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ये मैं नहीं कर रही कोई भी काम, ये विंडोज अपने आप अंदर ही अंदर करता है। क्या करता है विंडोज, ये सारा का सारा प्रोग्राम उसने हार्ड डिस्क में रख दिया और इस प्रोग्राम को उसने सेगमेंट्स में तोड़ दिया। इस प्रोग्राम को विंडोज ने सेगमेंट्स में तोड़ दिया। सेगमेंट्स का मतलब इस प्रोग्राम को उसने पार्ट्स में तोड़ दिया। उसने पार्ट्स बना दिया, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, 4 पार्ट्स में तोड़ दिया। एक ही प्रोग्राम को उसने 4 पार्ट में तोड़ दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जैसे आप कोई भी प्रोग्राम, आप कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, लाइक आप कर रहे हो f इज इक्वल्स टू डी इंटू ई डिवाइड बाई एफ माइनस जी प्लस एच, ऐसा कुछ आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आपको पता है बोर्ड मास रूल लगता है, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन फिर सब्ट्रैक्शन फिर एडिशन एक्सेट्रा, ऐसे होता है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों चीज का, एक साथ तो पूरा काम नहीं हो सकता, तो पहले डी इंटू ई होगा। तो इंटू वाला सिर्फ जैसे ही रिक्वायरमेंट आई तो सिर्फ हार्ड डिस्क से इनटू वाला प्रोग्राम गया, इनटू वाला पार्ट गया। इनटू वाला पार्ट था, सपोज इनटू वाला पार्ट था मेरा 75 MB का, सिर्फ इतना सा था इनटू वाला पार्ट। तो ये तो मेरी रैम मेरा आराम से लोड हो सकता है, क्योंकि रैम तो 5.5 GB की खाली पड़ी है मेरे पास, हाफ GB की रैम खाली पड़ी है। तो सिर्फ इतना सा प्रोग्राम गया रैम में, उसका एग्जीक्यूशन हुआ, उसका काम पूरा हुआ और रैम ने वो प्रोग्राम वापस कहाँ भेज दिया, हार्ड डिस्क में भेज दिया। अब उसको उसके बाद डिवीजन का काम करना है, तो सिर्फ डिवीजन वाला पार्ट उठ के रैम के पास गया और रैम ने अपना काम खत्म किया और वापस वो पार्ट किसको भेज दिया, हार्ड डिस्क को भेज दिया। ये काम इंटरनल हो रहा है भाई, मुझे नहीं पता चल रहा है ऐसा हो रहा है क्या। इंटरनल विंडोज जो है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस काम को मैनेज कर रहा है कि जिस पार्ट की जरूरत है सिर्फ उतना सा पार्ट उठकर रैम में आया, उसकी प्रोसेसिंग हुई, काम खत्म हुआ, उस पार्ट ने अपनी जगह छोड़ी, रैम को फ्री किया और वापस वो हार्ड डिस्क में चला गया। तो इससे क्या होगा, मेरा ये पूरा इतना बड़ा प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है रैम में। हाँ मेरा एग्जीक्यूट हो पा रहा है, क्योंकि रैम तो मेरी 1.5 GB की खाली पड़ी है और छोटा छोटा पार्ट उठ के आ रहा है, तो उतनी तो स्पेस खाली, आराम से काम हो सकता है। तो यहाँ पे जो यूजर है, मैं यूजर हूँ, मैंने ये प्रोग्राम लिखा था, मुझे इसका आंसर चाहिए था। तो यूजर जो है उसको लगेगा उसके पास अनलिमिटेड रैम है। मुझे क्या लग रहा है, मेरे पास रैम अनलिमिटेड है, मैं चाहूं जितना बड़ा प्रोग्राम इस रैम पे एग्जीक्यूट करवा सकती हूँ, मेरे कभी रैम की शॉर्टेज नहीं आएगी। मैं ऐसा सोचने लग गई, कभी भी मेरे रैम की शॉर्टेज नहीं आएगी। और इंटरनली क्या हुआ, इंटरनली रैम ने अपने आप को ऑगमेंट कर लिया, रैम ने अपने आप को ऑगमेंट कर लिया विद द टेम्पररी स्पेस ऑन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से रैम ने अपने आप को ऑगमेंट कर लिया, टेम्पररी हार्ड डिस्क की अपन ने स्पेस ली, जितनी जरूरत पड़ी उतने का उतना प्रोग्राम उठकर आया, वो एग्जीक्यूट हुआ, दोबारा चला गया, जो जरूरत पड़ी उतना उठ के आया, एग्जीक्यूट हुआ, दोबारा चला गया। तो रैम ने अपने आप को ऑगमेंट मतलब ज्वाइन मतलब कंबाइन कर लिया, किसके साथ, हार्ड डिस्क में जो स्पेस पड़ी है टेम्पररी, उसके साथ अपने आप को रैम ने कंबाइन कर लिया। और यूजर को लगेगा कि उसके पास रैम अनलिमिटेड है, वो चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम उसमें एग्जीक्यूट कर सकता है। यहाँ पे जो ये उठ उठ के आ रहे हैं प्रोग्राम्स, दो तरीके से आ सकते हैं। एक तो आप पेजिंग कंसेप्ट काम में ले सकते हैं, विंडोज जो है एक पेजिंग काम में ले सकता है, या सेगमेंटेशन काम में ले सकता है। सेगमेंटेशन का मतलब मैंने सेगमेंट्स में तोड़ दिया, लाइक मैंने एडिशन का अलग, सब्ट्रैक्शन का अलग, मल्टीप्लिकेशन का अलग, डिवीजन का अलग, पार्ट्स में तोड़ दिया। पेजिंग का मतलब मैंने पेजेस में तोड़ दिया। सपोज जो ये मेरा प्रोग्राम था, ये 1000 पन्नों का मेरा प्रोग्राम बना, मैंने कोड लिखा 1000 पन्नों का बना, तो पेजेस में तोड़ दिया आपने 100 पेजेस, 100 पेजेस, 100 पेजेस, 100 पेजेस, जैसा भी आपका प्रोग्राम है अकॉर्डिंगली विंडोज उसको डिवाइड कर देगा। तो फर्स्ट 100 पेज उठ के आए, रैम में एग्जीक्यूट हुआ, दोबारा चले गए, नेक्स्ट 100 पेज उठ के आए, रैम में एग्जीक्यूट हुआ, दोबारा चले गए। तो इस तरीके से ये जो वर्चुअल मेमोरी, एक्चुअल में तो ऐसी मेमोरी कोई नहीं है, पर ये इमेजिनरी मेमोरी बन गई मेरी, कि रैम की इमेजिनरी स्पेस बढ़ गई। कैसे बढ़ी रैम की स्पेस,
उसने हार्ड डिस्क से हेल्प ले ली, उसका पूरा प्रोग्राम कहाँ स्टोर हो गया, हार्ड डिस्क में, और उसको जितने पार्ट की जरूरत थी सिर्फ उतना पार्ट उसके पास आया, एग्जीक्यूट हुआ, रन हुआ और वापस वो हार्ड डिस्क में चला गया। यूजर को लगेगा मेरे पास रैम हमेशा अनलिमिटेड है, मेरी रैम कभी खत्म नहीं हो रही, मैं चाहूं जितना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ये कंसेप्ट होता है पूरा वर्चुअल मेमोरी का। ये कंसेप्ट करता कौन है इंटरनली, हम नहीं करते, हम नहीं डिसाइड करेंगे कि ये सेगमेंट उठ के आएगा कि ये। जो विंडोज है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा का सारा काम ये विंडोज खुद करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, क्या होता है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी मतलब ऐसी मेमोरी जो रियल में नहीं है। वर्चुअल मतलब जो चीज रियल में नहीं होती उसको वर्चुअल कहते हैं। जो इमेजिनरी मेमोरी है, ऑपरेटिंग सिस्टम जब ये मेमोरी की जरूरत पड़ती है तब ये मेमोरी को क्रिएट कर देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज, जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब वो क्रिएट कर देगा। यहाँ पे जब रैम आपकी स्मॉल साइज की हो जाती है, रैम में जब स्पेस कम पड़ने लग जाती है, तब वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट काम में लिया जाता है। होता क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोग्राम लोड कहाँ पर होता है, हार्ड डिस्क में। आपको जो जो पार्ट की जरूरत है सिर्फ उतना सा पार्ट उठकर रैम में आता है, उसका एग्जीक्यूशन होगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी और वो पार्ट उठकर वापस रैम में चला जाएगा, उसको वापस रैम को फ्री कर देगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और यूजर को लगता है कि उसके पास रैम अनलिमिटेड है, वो चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम इस रैम पे एग्जीक्यूट कर सकता है, कभी भी मेमोरी शॉर्टेज की प्रॉब्लम रैम में उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये जो उठकर आ रही है, ये दो कंसेप्ट फॉलो किए जाते हैं, या तो पेजिंग या सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है पार्ट्स में चीजों को डिवाइड कर कर और फिर पार्ट्स की पार्ट्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। एंड पेजिंग मतलब पेजेस आ सकते हैं, कुछ पेजेस आ गए फिर वो एग्जीक्यूट हुए दोबारा चले गए, कुछ पेजेस आ गए फिर वो एग्जीक्यूट हुए दोबारा चले गए। मतलब वर्चुअल मेमोरी में क्या होता है, रैम ने अपने आप को ऑगमेंट कर लिया, ज्वाइन कर लिया, किसके साथ, हार्ड डिस्क के साथ। जो हार्ड डिस्क है उसके साथ ऑगमेंट कर लिया, ज्वाइन कर लिया विद द हेल्प ऑफ विंडोज। आया समझ में कंसेप्ट वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? सबको क्लियर हुआ वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, या किसी को डाउट है वर्चुअल मेमोरी में? सबको क्लियर हुआ? प्रतीक क्लियर हुआ बेटा वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? यस मैम क्लियर है। लक्ष्य क्लियर है बेटा? यस मैम। मानसी क्लियर है? यस मैम। प्राची क्लियर है? यस मैम। चलो, ये तो हो गई अपनी सारी मेमोरी। 5 तरह की मेमोरी पढ़ी है भाई अपन ने, रजिस्टर्स, कैश, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वर्चुअल। हार्डवेयर डिवाइस का और क्या काम है, हार्डवेयर में इनपुट लेना सीख लिया अपन ने, हार्डवेयर में प्रोसेसिंग सीख ली, मेमोरी सीख लिया, लास्ट जो फंक्शन बचा है हार्डवेयर का दैट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस, हिमांशु जालान, हिमांशु यस मैम। बेटा एनी आइडिया आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, क्या मतलब है इसका? जो अपन को रिजल्ट निकाल के देती है वो आउटपुट डिवाइसेस होती है, कोई जैसे कि एग्जांपल? स्पीकर, स्पीकर, प्रिंटर। वेरी गुड वेरी गुड, प्रिंटर वेरी गुड। जिन भी चीजों से अपन को रिजल्ट मिलता है, जिन भी चीजों से अपन को फाइनल आउटपुट मिलेगा, उन सबको अपन क्या कह देते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल स्पीकर, आप सुन पाते हो, स्पीकर की हेल्प से आपको वॉइस बेस्ड आउटपुट मिलता है। प्रिंटर, प्रिंटर के हेल्प से आपको हार्ड कॉपी में आउटपुट मिलता है, पेपर में जो भी चीज लिखी हुई है या जो भी इमेज है वो प्रिंटर की हेल्प से आपको आउटपुट मिल सकता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक तो होती है सॉफ्ट कॉपी, एक होती है हार्ड कॉपी। खुशी गोयल, खुशी गोयल। यस मैम। बेटा एनी आइडिया सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है, हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है? मैम हार्ड कॉपी जो पेपर में होती है, Very जैसे good. अपने नोट्स हो गए, ये हार्ड कॉपी हो गई। Very और जो good. सॉफ्ट कॉपी है जो अपने आप मतलब नोट्स भेजते हो व्हाट्सएप पे, उस टाइप की जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती हैं, जो डिजिटल फॉर्म में होती हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी जो भी चीज पेपर पे होती है उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। देखो
सॉफ्ट कॉपी जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं होती। आप कहोगे नहीं मैडम सॉफ्ट कॉपी तो परमानेंट है। बेटा अगर मैंने चीज हार्ड डिस्क पे भी स्टोर कर दी, हार्ड डिस्क पे वैसे तो परमानेंट स्टोर है, पर अगर हार्ड डिस्क उड़ गई मेरी, किसी ने हार्ड डिस्क करप्ट कर ली, किसी ने हार्ड डिस्क को वायरस डाल दिया जिसकी वजह से वो पूरी हार्ड डिस्क ब्लैंक हो गई, तो जितना भी आपका ये डेटा था वो परमानेंट नहीं होगा। तो इसीलिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप लोगों ने कभी भी कहीं देखा होगा, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट काम है वो सॉफ्ट कॉपी में होगा तो सही, बट उनकी हार्ड कॉपी भी मेंटेन करी जाती है। जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में, उनके सॉफ्ट कॉपी के साथ हमेशा उनका हार्ड कॉपी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि हार्ड कॉपी ज्यादा परमानेंट इन नेचर होती है। सॉफ्ट कॉपी तो कब उड़ जाए कब वायरस आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आपको कुछ अगर एकदम परमानेंट स्टोर करना है तो आप उन चीजों का हार्ड कॉपी में भी आउटपुट स्टोर कर कर रखते हैं। बहुत सारे टाइप्स के आउटपुट होते हैं। देखो ये तो डिवाइसेस थी, स्पीकर एक डिवाइस थी जिसके थ्रू आउटपुट मिलता है, प्रिंटर एक डिवाइस थी जिसके थ्रू आउटपुट मिलता है, मॉनिटर, मॉनिटर सब समझते हैं, अपने कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है वो एक डिवाइस है जिसके थ्रू मैं आउटपुट देख सकती हूँ। पर टाइप्स, कितने तरीके के आउटपुट होते हैं, टाइप्स ऑफ आउटपुट। टेक्सचुअल आउटपुट, टेक्सचुअल मतलब कुछ भी लिखा हुआ जो आपको दिख रहा है, पैराग्राफ की फॉर्म में अगर कोई आउटपुट आपको मिल रहा है तो उसको टेक्सचुअल कह दोगे। देन ग्राफिकल आउटपुट, ग्राफ्स, ग्राफ्स बनाते हो आप, ग्राफ्स मतलब आप ड्राइंग्स कोई भी बनाते हो उसकी हेल्प से कोई आउटपुट मिल रहा है, कोई चार्ट्स आपके बना रहे हो उसकी हेल्प से आउटपुट मिल रहा है। अब कोविड का चार्ट बन रहा है, ऐसा 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 ऊपर जाता जा रहा है, तो इसकी हेल्प से आपको आउटपुट क्या मिल रहा है कि कोविड जो है, कोरोना जो है वो फैलता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। तो जो ड्रॉइंग्स या चार्ट की हेल्प से जो भी आउटपुट देते हैं उनको ग्राफिकल आउटपुट कहते हो। देन टेक्टाइल आउटपुट, टेक्टाइल का मतलब क्या होता है, जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं जिनको दिखता नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं जिनको दिखता नहीं है वो लोग हैंड से टच कर कर बता देते हैं ये चीज क्या है, बता देते हैं। तो उनकी एक ऐसी बुक्स आती हैं जिसमें जो भी अल्फाबेट्स हैं ABCD वो थोड़े से इम्ब्रेस्ड होते हैं, इम्ब्रेस्ड मतलब उठे हुए होते हैं, मतलब एकदम बेस पे नहीं होते, वो थोड़े ऊपर होते हैं, ऊपर होते हैं, तो वो उनको छूकर ब्लाइंड पीपल बता देता है कि ये A है या B है या C है या D है। तो इस तरह के आउटपुट्स को अपन क्या कहते हैं, टेक्टाइल आउटपुट, जो ब्लाइंड पीपल के लिए काम में दिया जाता है, जहाँ पे रेज्ड लाइन ड्राइंग्स होती है। रेज्ड लाइंस मतलब उठी हुई लाइनें हैं, जो बेस है उससे ऊपर उनके अल्फाबेट्स या जो भी उनकी ड्राइंग्स है वो उससे ऊपर होती हैं, जो बेस है उससे ऊपर उठी हुई रहती है, उसको छूकर जो ब्लाइंड लोग हैं वो बता पाते हैं कि ये चीज का मतलब ये है, ये चीज ये है, वो कुछ भी बता पाते हैं। तो टेक्टाइल आउटपुट किन के लिए होता है बेटा, ब्लाइंड पीपल के लिए होता है। देन ऑडियो आउटपुट, आप लोगों को सबको पता है ऑडियो का मतलब क्या होता है, जो आपको सुनता है, जो सुनने से जो स्पीकर की हेल्प से जो आउटपुट मिलता है। एंड वीडियो आउटपुट, वीडियो सब लोग देखते हो, कुछ भी जो मूविंग है, कोई पिक्चर आपकी मूविंग है, कंटिन्यू मोशन में है कोई पिक्चर, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, वीडियो कह देते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जिनकी हेल्प से अपन को रिजल्ट मिलेगा उनको आउटपुट कहते हैं, जिनको देखकर डिसीजन मेकर कोई भी डिसीजन ले पाएगा। कौन सी डिवाइसेस से आपको आउटपुट मिल सकता है, आपको स्पीकर से मिल सकता है, आपको प्रिंटर से मिल सकता है, आपको मॉनिटर से मिल सकता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। हार्ड कॉपी आउटपुट जो पेपर की फॉर्म में है। आउटपुट कितने तरीके के होते हैं, टेक्सचुअल आउटपुट, टेक्सचुअल मतलब जो पैराग्राफ्स या कोई भी लिखी हुई चीजें हैं। ग्राफिकल आउटपुट जो ग्राफिकल आउटपुट जो ड्राइंग्स या जो चार्ट्स होते हैं उस फॉर्म में जो आउटपुट दिया जाता है उनको ग्राफिकल कहा जाता है। टेक्टाइल आउटपुट जो रेज लाइन ड्राइंग्स होती हैं, जो ऊपर उठी हुई लाइनें होती हैं ब्लाइंड पेपर के लिए, उनको क्या कहा जाता है, टेक्टाइल आउटपुट। ऑडियो आउटपुट, ऑडियो मतलब जो सुन के आप बता पा रहे हो कि ये चीज ऐसी है, उसको ऑडियो आउटपुट कहते हैं। एंड वीडियो आउटपुट जो मूविंग पिक्चर जो है आपकी कंटिन्यू मूविंग है, मोशन में है, उस तरह के आउटपुट्स को अपन क्या कहते हैं, वीडियो आउटपुट कहते हैं। समझ में आया आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ है हार्डवेयर। एग्जाम में कभी भी आपसे पूरा हार्डवेयर एक साथ नहीं पूछा जाता, आपसे अलग अलग पूछेगा। वो पूछ लेगा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, वो अलग से पूछ लेगा सेकेंडरी, अलग से पूछ लेगा वर्चुअल, अलग से पूछ लेगा CPU क्या होता है,
अलग से पूछ लेगा आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो एग्जाम में कभी भी पूरा हार्डवेयर एक साथ नहीं पूछा जाता, पर फिर भी अगर हमसे पूछ ले तो हम बता सकते हैं इनपुट के बारे में, हम बता सकते हैं प्रोसेसिंग के बारे में, हम बता सकते हैं मेमोरी के बारे में, हम बता सकते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। यहाँ तक सबको क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो, कंप्यूटर सिस्टम, अपन ने एक कंपोनेंट पढ़ा था कंप्यूटर सिस्टम, उसके दो पार्ट्स पढ़े थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर पढ़ चुके, अब अपन क्या पढ़ेंगे आज? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है जो विच मेक्स हार्डवेयर रन, जो हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करती हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसी लाइनें लिखी हुई हैं, सॉफ्टवेयर मतलब जो हार्डवेयर को चलाने में हेल्प करते हैं। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं जो हार्डवेयर को रन करवाने में हेल्प करते हैं, उनको अपन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल होते हैं, आप लोगों को पता है, जिनको छुआ नहीं जा सकता। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाँ जी, खुशी जलान लाइन पे हैं क्या बेटा? खुशी? यस मैम। बेटा कुछ बताओगे क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? कुछ भी आइडिया? मैडम सिस्टम सॉफ्टवेयर तो मतलब पूरा जो मैनेज करता है प्रोसेसिंग के लिए, जैसे आपने बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह। वेरी गुड, वेरी गुड। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे जो हमारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे जूम एक एप्लीकेशन है जो अलग अपना एक काम करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जो हार्डवेयर को चलाने के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप कोई कंप्यूटर या कोई मोबाइल फोन खरीद के लाए, उस मोबाइल फोन में जब तक एंड्रॉइड नहीं डला हुआ रहेगा या जब तक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डला हुआ अगर उस मोबाइल फोन में, तो क्या आप उसको चला सकते हो? नहीं, उसका कोई यूज ही नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो काम में लिए जाते हैं उनको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। वैसे तो रियल लाइफ में सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत सारे तरीके के होते हैं, ट्रांसलेटर्स, कंपाइलर्स एक्सेट्रा। हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ ले चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ ले, हमें आंसर सेम लिखना है, क्योंकि हमारे कोर्स में सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम पे एक ही एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, क्या? दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। बाकी रियल लाइफ में और भी होते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि आपका विंडोज हो गया, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए, जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। यूजर की स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट है, उसको सॉल्व करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे खुशी ने एग्जांपल दिया जूम का, वेरी गुड। यहाँ पे यूजर्स की रिक्वायरमेंट आई कि हमें इस तरीके से ऑनलाइन एक साथ इतने लोगों से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए एक ऐप बनी जूम। जैसे आप लोग MS ऑफिस सबने देखा होगा, MS ऑफिस, वहां यूजर की रिक्वायरमेंट है कि हमें वर्ड का काम करना है, हमें एक्सेल में काम करना है, तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे अगर मेरे प्रोफेशनल हब के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो भी मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अगर कोई किसी का होटल है और उस होटल को मैनेज करने के लिए कि कौन सा रूम बुक हो गया, कौन सा भी एम्प्टी है, कौन से रूम 5 स्टार्स हैं, कौन से सूट्स हैं, ऐसा कुछ मैनेज करना है, तो उसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हो वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका। तो अगर आपको आपकी स्कूल में कोई लाइब्रेरी है तो आपकी लाइब्रेरी के लिए एक सॉफ्टवेयर डला हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि लाइब्रेरी में इतनी बुक्स हैं, ये बुक इस बच्चे को इस दिन इश्यू हुई थी, इसका इतना फाइन लगेगा, इस दिन इसको रिटर्न करनी है, इसको 1 महीने में इतनी ही बुक्स इश्यू हो सकती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है। तो ये भी क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
तो सॉफ्टवेयर मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिनकी वजह से हार्डवेयर रन करता है। जो हार्डवेयर को रन करने में हेल्प करेगा उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को रन करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हो, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल हो गया लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जैसे कि विंडोज, एंड्रॉइड, आईओएस एक्सेट्रा। ठीक है, अब अपन डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दिमाग में विंडोज रखना जो लैपटॉप या कंप्यूटर चलाने के लिए चाहिए, दिमाग में एंड्रॉइड रखना जो फोन चलाने के लिए चाहिए। उसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को। जो हार्डवेयर है कंप्यूटर में उन सबको मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस देता है यूजर को ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सके। इंटरफेस टू द यूजर, एक मीडियम, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है यूजर को, जिसके थ्रू अब यूजर उस कंप्यूटर सिस्टम या उस मोबाइल फोन से इंटरेक्ट कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बोल दो या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल दो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है ताकि वो उस पर रन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास MS ऑफिस है, पेन ड्राइव में पड़ा है कुछ भी, पर मेरे कंप्यूटर में विंडोज नहीं डला हुआ, विंडोज नहीं डला हुआ, तो क्या मैं उस MS ऑफिस को रन कर सकती हूँ उस कंप्यूटर में? नहीं, मैं नहीं कर सकती। मेरे पास एंड्रॉइड नहीं है, मेरे फोन में डला हुआ नहीं है, नया फोन खरीद के लाए, पर मेरे को ये पता है व्हाट्सएप कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, पूरा बंदोबस्त है, तो क्या मैं उस व्हाट्सएप को चला सकती हूँ एंड्रॉइड के बिना? नहीं चला सकती। तो क्या है? MS ऑफिस। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने के लिए इसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक मीडियम चाहिए, एक बेस चाहिए। वो बेस इसको कौन प्रोवाइड करवाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम 3 काम करते हैं। क्या क्या? मैनेज करता है कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उन सबको मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यूजर को इंटरफेस देता है जिसकी हेल्प से यूजर अब इंटरैक्ट कर सकता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ताकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर पे रन कर सके। बात समझ में आ गई? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, प्लेटफॉर्म देता है एप्लीकेशन प्रोग्राम को ताकि वो उस हार्डवेयर पे रन कर सके। अब अपन पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ते हो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या? पहला फंक्शन मैनेजिंग हार्डवेयर फंक्शन। अभी मैंने बताया कि हार्डवेयर की जितनी डिवाइसेस उनको मैनेज करने का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। मैनेजिंग हार्डवेयर फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हेल्प करेगा ये सारे काम करने में। क्या क्या काम करने में? इनपुट ले सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करेगा कि आप इनपुट लेने में हेल्प करेगा। हार्ड डिस्क से कोई भी डेटा आपको एक्सेस करना है तो उसको एक्सेस करने में हेल्प करेगा और आउटपुट देने में हेल्प करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारे कामों में आपको हेल्प करता है, खुद नहीं कर रहा ये काम, हेल्प करता है। किन किन कामों में हेल्प करता है? इनपुट लेने में, हार्ड डिस्क से कोई डेटा एक्सेस करना है तो उसमें, या आउटपुट देना है तो उसमें एक्सेस करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडियरी जैसे एक्ट करता है। किन किन के बीच में? बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडियरी जैसे एक्ट करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन प्रोग्राम की हेल्प से अपन इनपुट लेंगे, हार्ड डिस्क को एक्सेस करेगा, आउटपुट दिखाएगा। और आउटपुट दिखाएगा कहाँ पे?
मॉनिटर पे दिखाएगा, प्रिंटर पे दिखाएगा। तो एप्लीकेशन और प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडियरी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करवाता है आपको? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के जो फंक्शंस हैं, हार्डवेयर के फंक्शंस अपन ने पढ़े थे, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट, ये 4 फंक्शंस पढ़े थे बेटा हार्डवेयर के। तो इन फंक्शंस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडियरी जैसे एक्ट करता है बिटवीन द एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर। क्लियर? देन सेकंड फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। पढ़ा था अपन ने अभी डेफिनेशन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर इंटरफेस देता है, मतलब यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए एक इंटरफेस की जरूरत है। वो इंटरफेस उसको कहाँ से मिलेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब देखो, 2 तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं, एक तो होता है CUI, एक होता है GUI। CUI का फुल फॉर्म होता है कमांड यूजर इंटरफेस, एंड GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI का क्या फुल फॉर्म है? कमांड यूजर इंटरफेस, एंड GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो, कभी पता नहीं आप लोगों ने काम किया है नहीं क्या, एक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस। हमने काम किया है। डॉस में क्या होता था? एक ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखती थी, आपको कुछ भी लिखना है, अगर मुझे यहाँ पे इस स्क्रीन को शट डाउन, इसको बंद करना है कंप्यूटर को, तो मुझे यहाँ लिखना पड़ता था शट डाउन। डॉस में पहले के टाइम पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लिया जाता था। यहाँ क्या होता था, आपको कोई भी कमांड, यूजर को कोई भी काम करना है तो उसको उस चीज के लिए कमांड देना पड़ता था, उसको उस चीज के लिए लिखना पड़ता था। तो जब हर चीज के लिए लिखना पड़ेगा तो ये यूजर फ्रेंडली मेथड नहीं है, यूजर इससे खुश नहीं है, क्योंकि हर चीज उसको याद रखनी पड़ेगी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि विंडोज आ गया आपका, अगर आपको अब कंप्यूटर को शट डाउन करना है, तो मुझे स्पेलिंग नहीं भी आती तो मेन्यू से मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही वो कंप्यूटर शट डाउन हो गया। ग्राफिकल, हर चीज ग्राफ्स की फॉर्म में अवेलेबल है, इमेजेस की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, तो ये मेथड ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है। समझ में आया? अगर मुझे यहाँ पे अब MS ऑफिस खोलना है तो मैंने डायरेक्टली MS ऑफिस पे गई, माउस से क्लिक किया और MS ऑफिस ओपन हो जाएगा मेरा। जबकि कमांड यूजर इंटरफेस में आपको लिखना पड़ेगा MS ऑफिस, ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा तो वो उसको ओपन कर देता था। तो 2 तरीके के यूजर इंटरफेस होते हैं, CUI एंड GUI। CUI का मतलब कमांड यूजर इंटरफेस एंड GUI का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस में अगर आपको कुछ भी काम करना है यूजर को, तो हर चीज के लिए उसको कमांड लिखना पड़ेगा। एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में उसके पास हर चीज का ग्राफ अवेलेबल है, उसके पास हर चीज के आइकन्स अवेलेबल है, वो डायरेक्टली उनको सेलेक्ट कर वो काम कर सकता है, उन पे क्लिक कर वो काम परफॉर्म कर सकता है। तो CUI कभी इतनी यूजर फ्रेंडली मेथड नहीं है, जबकि जो GUI है वो यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? 1 मिनट में पानी पी के आ रही हूँ। हाँ जी, समझ में आई बात? अपन ने 2 फंक्शंस पढ़ ली ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैनेजिंग हार्डवेयर फंक्शन, कि जितने भी हार्डवेयर के काम थे उन सब के बीच में वो इंटरमीडिएट जैसे एक्ट करता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। पहले CUI यूजर इंटरफेस होते थे, अब GUI यूजर इंटरफेस होते हैं। देन
थर्ड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। इनको सीक्वेंस में याद करना जरूरी नहीं है बेटा, कैसे भी किसी भी सीक्वेंस में अपन इनको याद कर सकते हैं। हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर इंडिपेंडेंस का फंक्शन प्रोवाइड करता है। क्या होता है ये देखो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सपोज मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैं हूं डेवलपर ए, मैंने एक प्रोग्राम लिखा अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। मैंने मेरे लैपटॉप में ये प्रोग्राम बनाया, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मेरे लैपटॉप पे मैं विंडोज 7 काम में ले रही थी और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रोग्राम बना दिया। मेरे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन अलग था, मेरा जो विंडोज 7 में काम में ले रही थी, और जो मेरा प्रोसेसर था वो मेरा i3 प्रोसेसर था। ठीक है, मैं ये काम कर रही थी। अब ये प्रोग्राम सिर्फ मुझे मेरे लिए नहीं बनाना, मुझे सबके लिए बनाना है। मेरी फ्रेंड है बी, उसने मांगा कि मुझे भी तेरा बनाया हुआ प्रोग्राम दे दे अरिथमेटिक ऑपरेशंस का, मैं भी उसको यूज में ले लूं। उसके पास है विंडोज 10 और उसके पास प्रोसेसर है i5। अब क्योंकि मैंने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे और मेरे प्रोसेसर पे प्रोग्राम बनाया, तो अगर मेरा क्या हुआ, ये प्रोग्राम क्या हो गया, हार्डवेयर डिपेंडेंट हो गया, उसी हार्डवेयर पे डिपेंड हो गया। ये जो मेरा हार्डवेयर है i3 प्रोसेसर, मेरा इसी पे डिपेंड करता है कि i3 वाले पे चलेगा, ये किसी और पे नहीं चलेगा। मेरी फ्रेंड ने मांगा उस पे नहीं चल सकता। अगर मुझे इस पे ये प्रोग्राम चलाना है तो मुझे इस प्रोग्राम में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। ये तो सिर्फ एक बंदे की बात हुई, ऐसे सी ने मांगा, डी ने मांगा, ई ने मांगा, सबका हार्डवेयर अलग अलग होगा, सबके हार्डवेयर के कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होंगे। तो अगर हर हार्डवेयर के लिए मुझे प्रोग्राम में चेंजेस करने पड़ते हैं तो मेरे लिए तो भाई बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई, मेरे लिए तो बहुत प्रॉब्लम की बात हो गई। ऐसे तो कोई प्रोग्राम चल ही नहीं सकता। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है कि जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब वो हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं कोई प्रोग्राम बना रही हूँ तो वो बी में भी चल जाए, सी में भी चल जाए, डी में भी, ई में भी, कोई एच वाला देखना चाहता है तो एच में भी चल जाए, हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करेगा, हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होगा। इसके लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कुछ प्रोवाइड करवाता है, दैट इज एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ये क्या है, ये कुछ सेट ऑफ लाइंस है, सेट ऑफ लाइंस बोल दो, या इसको सेट ऑफ कोड्स बोल दो, या इसको एक प्रोग्राम बोल दो। ये प्रोग्राम कहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। जिन्होंने विंडोज बनाई होगी उसमें ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो जो भी प्रोग्रामर है, मैं प्रोग्रामर हूँ, अगर मैं कोई भी प्रोग्राम अब लिखती हूँ, कोई भी प्रोग्राम बनाती हूँ, तो वो प्रोग्राम मेरा हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एपीआई की हेल्प से ये जो कोड है, ये जो सेट ऑफ लाइंस है, ये सेट ऑफ लाइंस मैं नहीं डालूंगी अपने आप। जब मैंने मेरे कंप्यूटर में ये प्रोग्राम बनाकर चलाया विंडोज 7 i3 पे, तो विंडोज 7 ने अपने आप सेट ऑफ लाइंस को मेरे प्रोग्राम के अंदर डाल दिया। उसकी वजह से मेरा प्रोग्राम क्या हो गया, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट बन गया। अब ये प्रोग्राम जो है वो किसी भी हार्डवेयर मशीन पे चल सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी मशीन पे चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स किसी भी प्रोग्राम को हार्डवेयर इंडिपेंडेंट बनाते हैं, हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं बनाते, विद द हेल्प ऑफ एपीआई। एपीआई क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये कुछ ऐसी सेट ऑफ लाइंस हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ कोड्स हैं जो ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में इनबिल्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ विंडोज। उसकी वजह से आपका बनाया हुआ प्रोग्राम अब किसी भी मशीन पे चल सकता है। जैसे कि जिन्होंने एमएस ऑफिस बनाया होगा, जिन्होंने भी एमएस ऑफिस बनाया होगा, उन्होंने अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे बनाया होगा। पर अगर मैं मेरे लैपटॉप पे एमएस ऑफिस काम में लेना चाहती हूँ तो मैं ले सकती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
आप लोग अपने लैपटॉप पे MS ऑफिस काम में लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके लैपटॉप का, उसने API की हेल्प से इस प्रोग्राम को हार्डवेयर इंडिपेंडेंट बना दिया, हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं रहने दिया। उसने अपने प्रोग्राम को ऐसा बनाया कि वो किसी भी हार्डवेयर डिवाइस पे वो प्रोग्राम चल सकता है। समझ में आया? हार्डवेयर इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम उस मशीन पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा, वो प्रोग्राम अब किसी भी हार्डवेयर डिवाइस पे चल सकता है विद द हेल्प ऑफ API। API का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये API क्या है? सेट ऑफ लाइंस है जो कहाँ लिखी हुई है? ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी लिखी हुई है, अपन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। देन फोर्थ फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मतलब स्टोरेज। स्टोरेज का मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस भी प्रोग्राम को जितनी मेमोरी चाहिए उसको उतनी अलॉट कर देता है। लाइक ABCD 4 प्रोग्राम चल रहे हैं, इसको चाहिए 8 GB, इसको चाहिए 0.75 MB, इसको चाहिए 2 KB, इसको चाहिए 100 MB। सबको अलग अलग 0.75 नहीं 75 MB सॉरी, सबको अपनी अलग अलग मेमोरी चाहिए। तो जिसको जितनी मेमोरी चाहिए उसको अलॉट करने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। A को इतनी चाहिए दे दी, B को इतनी चाहिए दे दी, C को इतनी चाहिए दे दी, D को इतनी चाहिए इतनी दे दी। प्लस उस मेमोरी को रिक्लेम करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। रिक्लेम, A ने अगर अपने प्रोग्राम को डिलीट कर दिया तो उसकी मेमोरी को रिक्लेम दोबारा से अपने पास इकट्ठा करना कि किसी और को जरूरत पड़ेगी तो वो काम भी किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। C ने अपने प्रोग्राम को डिलीट कर दिया है, उसका काम पूरा हो गया तो उसकी मेमोरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास इकट्ठी कर कर रख लेगा ताकि जिसको जब जरूरत पड़े उसको उतनी प्रोग्राम मेमोरी दे सके। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी भी प्रोवाइड करवाता है। अब आप लोगों को पता है वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है? रैम जो होती है वो ऑगमेंट कर जाती है किसके साथ? सेकेंडरी मेमोरी के साथ रैम आपकी ऑगमेंट कर जाती है। समझ में आया? मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्राम को जितनी मेमोरी चाहिए उसको उतनी अलॉट कर दी, जो जिस प्रोग्राम ने जब मेमोरी फ्री कर दी उसको रिक्लेम करना, रिक्लेम मतलब दोबारा से अपने पास रखना, वो काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। एंड वर्चुअल मेमोरी प्रोवाइड करवाने का काम भी किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम। वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी मेमोरी, रैम को ऑगमेंट कर दो सेकेंडरी के साथ। क्लियर? नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज टास्क मैनेजमेंट। टास्क, टास्क का मतलब क्या होता है? काम को मैनेज करना, कौन से काम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक साथ व्हाट्सएप भी चला सकती हूँ, मैं फेसबुक भी चला सकती हूँ, मैं इंस्टा भी चला सकती हूँ, मैंने कोई वर्ड खोल रखा है मेरे फोन में वो भी खोल सकती हूँ। मैं एक साथ इतने सारे काम कर सकती हूँ, मैं एक साथ इतने सारे टास्क कर सकती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखता है क्या क्या टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, क्या क्या काम हो रहे हैं, व्हाट्सएप हो रहा है कि फेसबुक हो रहा है कि इंस्टा हो रहा है कि वर्ड हो रहा है, एंड कौन सा टास्क कौन सी रिसोर्स को यूज में ले रहा है, उस सब का भी ट्रैक कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट्सएप में मैं कोई इमेज भेज रही हूँ तो व्हाट्सएप गैलरी को मेरे यूज में ले रहा है। फेसबुक पे मैं कोई सॉन्ग डाल रही हूँ तो फेसबुक मेरे म्यूजिक को यूज में ले रहा है। इंस्टा पे मैं कोई और काम कर रही हूँ। वर्ड क्या है? वर्ड एमएस वर्ड में अपन कुछ और भी काम कर रहे हैं तो वो कोई और रिसोर्स को काम में ले रहा होगा। एमएस वर्ड से आप प्रिंटर, सपोज प्रिंट कमांड दे दिया तो एमएस वर्ड कौन सी रिसोर्स को काम में ले रहा है? प्रिंटर को काम में ले रहा है। तो कौन सा टास्क कौन सी रिसोर्स को काम में ले रहा है, इसका ट्रैक भी कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कि आप एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकते हो। वो ट्रैक रखता है कि कौन से टास्क हो रहे हैं, कौन सा टास्क कौन सी रिसोर्स को काम में ले रहा है, उन सब का ट्रैक भी कौन रखता है, उन सब का रिकॉर्ड भी कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। जब आप एक बार में एक साथ एक से ज्यादा काम परफॉर्म करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम उन कामों को कैसे मैनेज करता है?
क्यूइंग के हेल्प से या शेड्यूलिंग के हेल्प से मैनेज करता है। क्यू का मतलब लाइन लगाना, लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलेगी, जो बाद में आया उसको बाद में। शेड्यूलिंग का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ABCD, मैं एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ एक, 4 कंप्यूटर्स हैं, मेरे पास प्रिंटर एक है, क्या ये चारों कंप्यूटर इस प्रिंटर को एक ही प्रिंटर को काम में ले सकते हैं? हाँ, अगर ये चारों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, तो ये चारों कंप्यूटर्स इस प्रिंटर को काम में ले सकते हैं। अब ए ने भी प्रिंट कमांड दे दिया, बी ने भी दे दिया, सी ने भी दे दिया, डी ने भी दे दिया। अब प्रिंटर पहले किसका काम प्रिंट कर देगा? प्रिंटर पहले ए का प्रिंट करेगा या बी का या सी का या डी का? प्रिंटर 2 टेक्निक काम में ले सकता है, या तो क्यू या शेड्यूलिंग। क्यू का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वैसे तो सबने एक साथ प्रिंट बटन दबाया, पर कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स का हर उसमें डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ मिली सेकेंड का। सबसे पहले अगर सी की फर्स्ट रिक्वेस्ट आई तो सी को पहले वो सारा प्रिंट करके दे देगा, फिर बी की आई तो बी को प्रिंट करेगा, फिर ए की आई तो ए को प्रिंट करेगा, फिर डी की आई तो डी को प्रिंट करेगा। इसको क्यू कहते हैं। शेड्यूलिंग का मतलब क्या हुआ? प्रिंटर ने कहा मैं सबको मैं मेरे 20 सेकेंड्स प्रोवाइड कराऊंगा। वो ए के पास गया, 20 सेकेंड्स अपने ए को दिए, तो इस 20 सेकेंड में अगर ए के 10 पेजेस ही प्रिंट हो पाए तो उसने 10 प्रिंट कर दिए। फिर वो बी के पास आया, बी को अपने 20 सेकेंड्स दिए, बी के उसमें 5 ही पेज प्रिंट हो पाए। सी के पास आया, उसमें उसके 5 पेज, डी के पास आया उसके 5 पेज। फिर दोबारा से वो ए के पास जाएगा, उसके बचे हुए पेज को प्रिंट करेगा, फिर दोबारा से बी के पास जाएगा, दोबारा से सी के पास, दोबारा से डी के पास। इससे होता क्या है कि ABCD चारों को लगेगा प्रिंटर सिर्फ हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे ही पन्ने प्रिंट कर रहा है, जबकि उसने शेड्यूल सेट कर लिया कि मैं सबको 20-20 सेकेंड, 10-10 सेकेंड, 5-5 सेकेंड दूंगा हर एक को, और उसके अकॉर्डिंग काम करना। ऐसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है काम, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर वो एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है तो या तो उन टास्क को वो क्यू की हेल्प से खत्म करेगा या वो उन टास्क को शेड्यूलिंग की हेल्प से खत्म करेगा। क्लियर? देन यहाँ पे 2 चीजें होती है टास्क मैनेजमेंट में, एक होता है मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग मतलब एक बार में एक साथ टास्क करना, एक ही यूजर एक साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, एक ही बंदा एक बार में एक साथ काम कर रहा है। एक होता है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग मतलब यहाँ पे मेरे पास प्रोसेसर तो एक है, CPU तो एक है, पर उसको यूज करने वाले यूजर्स मेरे पास मल्टीपल है। बहुत सारे यूजर्स एक ही CPU को यूज में ले रहे हैं, बहुत सारे यूजर्स एक ही प्रिंटर को यूज में ले रहे हैं। दैट इज नोन एज टाइम शेयरिंग, कि सब लोग उसका टाइम शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ आपके पास रिसोर्स तो एक होगी, बट उसको यूज करने वाले जो यूजर्स हैं वो मल्टीपल होंगे। जैसे अपन ने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे प्रिंटर तो एक है, बट उसको यूज करने वाले यूजर्स बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका टास्क मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट इज नेटवर्किंग कैपेबिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा विंडोज में कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आता है। उस कंट्रोल पैनल में जाओगे तो वहां ऑप्शन आता है इंटरनेट एंड नेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी, ऐसा कोई ऑप्शन आता है। वहां पे आप क्लिक करते हो, वो दिखाता है होम ग्रुप, पब्लिक ग्रुप या एक्सेट्रा। उस पे क्लिक कर आप वाईफाई या किसी चीज से कनेक्ट करते हो। तो नेटवर्किंग में भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है। विंडोज जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होने में भी आपको हेल्प करता है। देन लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। अब विंडोज डला हुआ है मेरे लैपटॉप में,
आप लोग चाहो तो मेरा लैपटॉप ऐसे ही थोड़ा ना ओपन कर सकते हो। अगर आपको मेरा लैपटॉप ओपन करना है तो वहां शुरू में मैंने पासवर्ड डाल रखा है, वो पासवर्ड अगर आप एंटर करोगे तो ही आप लैपटॉप को ओपन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। आपका फोन है, अगर कोई फोन को एक्सेस करना चाहता है तो आप फोन में पासवर्ड लगा के रखते हैं। अगर आप उस पासवर्ड को सही डाल पाते हो तो ही आप उस फोन को एक्सेस कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी भी, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन का मतलब, आइडेंटिफिकेशन मतलब आप पासवर्ड डालो, ऑथेंटिकेशन मतलब वो पासवर्ड चेक होगा कि आपने सही डाला है गलत। अगर मैंने मेरे लैपटॉप का पासवर्ड अर्पिता डाल रखा है और आपने AAPITA ऐसा कुछ लिख दिया, तो वो क्या बोलता है, पासवर्ड गलत है, आप सही पासवर्ड डालो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन मतलब जो पासवर्ड आप डाल रहे हो वो सही डाल रहे हो या गलत डाल रहे हो। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पासवर्ड डालना, ऑथेंटिकेशन मतलब वो चेक होगा कि वो पासवर्ड आपने जो डाला है वो सही डाला है या गलत डाला है। And last function of operating system is file management. ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन बहुत सारी फाइल्स, विंडोज में अपन बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है कि कौन उन फाइल को एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जिस बंदे को परमिशन होगी उस चीज को एक्सेस करने की, वो ही उसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज कोई और उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलाउ करता है, आप अपनी फाइल को नाम दे सकते हो। नाम दे सकती हूँ मैंने मेरी फोटोज डाल रखी है, फोटोज में मेरी बर्थडे पिक्स हैं, तो मैं उसको नाम दे सकती हूँ बर्थडे, हाँ मैं नाम दे सकती हूँ। मैं मेरी कोई भी फाइल को नाम दे सकती हूँ। उस फाइल को मैं फोल्डर में या डायरेक्टरी में मैं स्टोर कर सकती हूँ। इस बर्थडे वाली पिक्स को मैं एक फोल्डर में डाल सकती हूँ जिसका नाम मैंने पिक्चर्स डाल रखा है, लिख सकती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे अलाउ करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे अलाउ करता है मल्टी शेयरिंग ऑफ फाइल्स। मल्टी शेयरिंग मतलब एक ही फाइल को एक से ज्यादा लोग भी यूज में ले सकते हैं। आपकी जो वर्ड की फाइल है उसको एक से ज्यादा लोग अगर नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो उसी फाइल को एक से ज्यादा लोग शेयर कर सकते हैं। तो ये भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम परमिशन देता है कि एक ही फाइल को एक से ज्यादा लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्या पढ़ा अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम? चलो जितना आज पढ़ा है उतना रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा अपन ने सबसे पहले आज पढ़ी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जो हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे चीजों का परमानेंट स्टोरेज होता है उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। इसका नाम सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि अगर सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए जो सेकेंडरी के पास रखा है तो सीपीयू कभी भी वो डेटा डायरेक्टली सेकेंडरी से नहीं मांग सकता। वो पहले प्राइमरी को बोलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी को बोलेगी, सेकेंडरी से वो डेटा प्राइमरी के पास जाएगा, प्राइमरी से वो डेटा सीपीयू के पास आएगा। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होती है, मतलब परमानेंट स्टोरेज होता है उनका। वो लाइट चली भी गई तो भी डेटा स्टोर रहेगा। उनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, 64 GB, 128 GB एक्सेट्रा। वो कॉस्ट भी उनकी कम आती है। रैम की तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आएगी और सेकेंडरी मेमोरी की आपकी कॉस्ट भी कम आएगी एंड स्पीड भी उनकी कम होती है एज कम्पेयर टू रैम। हर एक सेकेंडरी मेमोरी दूसरी सेकेंडरी मेमोरी से अलग होती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। पेन ड्राइव अलग है, सीडी से सीडी अलग है, हार्ड डिस्क से। देन अपन ने कंसेप्ट पढ़ा वर्चुअल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, जो इमेजिनरी मेमोरी है, उसकी जब जरूरत होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह की मेमोरी ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। यहाँ पे यूजर को इंप्रेशन मिलता है कि उसकी रैम बहुत बड़ी है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, वो चाहे जितना बड़ा प्रोग्राम रन कर सकता है। यहाँ पे होता क्या है, आपका पूरा प्रोग्राम हार्ड डिस्क में चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ जिस पार्ट की जरूरत है वही पार्ट रैम में उठकर आता है, एग्जीक्यूट होता है, दोबारा चला जाता है हार्ड डिस्क में। तो जितना बड़ा प्रोग्राम उतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकता है।
या पेजिंग और सेगमेंटेशन की हेल्प से प्रोग्राम्स रैम में आते हैं। बेसिकली यहाँ पे रैम जो है वो ऑगमेंट होती है सेकेंडरी मेमोरी की स्पेस के साथ। देन अपन ने पढ़े आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? जिनके थ्रू अपन को आउटपुट मिलेगा, डिसीजन मेकर उसको देखकर डिसीजन ले पाएगा। जैसे स्पीकर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए। आउटपुट्स भी दो तरीके के होते हैं, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, हार्ड कॉपी जो पेपर फॉर्म में है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कभी भी परमानेंट नहीं होता। कितने तरीके के आउटपुट होते हैं? टेक्सचुअल जो पैराग्राफ के फॉर्म में, ग्राफिकल जो इमेजेस ड्राइंग्स की फॉर्म में है, टेक्टाइल जो रेज लाइन ड्राइंग्स हैं जो ब्लाइंड पीपल के लिए है, ऑडियो जो सुन रहा है अपन को, वीडियो जो दिख रहा है अपन को, मूविंग है, मोशन में है। देन सॉफ्टवेयर्स, ऐसे कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिनकी हेल्प से हार्डवेयर रन करता है उनको सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। सॉफ्टवेयर्स इंटेंजिबल्स होते हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर को रन करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एंड्रॉइड, विंडोज, iOS एक्सेट्रा। यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस, होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, यूजर को इंटरफेस देते हैं एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो रन कर सके। फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के? मैनेजिंग हार्डवेयर फंक्शन। ये हेल्प करता है, आप इनपुट लो, आप मेमोरी को एक्सेस करो, आउटपुट दिखाओ। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडियरी जैसे एक्ट कर रहा है बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द हार्डवेयर डिवाइसेस। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। दो तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं, CUI एंड GUI। CUI मतलब कमांड यूजर इंटरफेस। यहाँ आपको हर चीज के लिए लिखने की जरूरत पड़ेगी तो ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपके पास हर चीज के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है, क्लिक करो काम हो जाएगा, तो ये ज्यादा फ्रेंडली मेथड है। जैसे विंडोज है उसका एग्जांपल हो गया DOS। देन हार्डवेयर इंडिपेंडेंस। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है कि आपका जो भी प्रोग्राम है वो आपकी मशीन पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी भी मशीन, किसी भी हार्डवेयर पे चल सकता है with the help of API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ये कुछ ऐसा कोड है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लिखा हुआ है, प्रोग्रामर्स इसको यूज में लेते हुए अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। फिर मेमोरी मैनेजमेंट, जिसको जितनी मेमोरी चाहिए उसको उतनी मेमोरी दे दी, जब उसने फ्री की उसको रिक्लेम कर लिया और वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट प्रोवाइड करना है। टास्क मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखेगा कौन से काम एक साथ हो रहे हैं, हर काम कौन सी रिसोर्स को काम में ले रहा है, इन सब चीजों का ट्रैक कौन रखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे जो मल्टीपल टास्क एक साथ हो रहे हैं उनको क्यूइंग और शेड्यूलिंग से कंप्लीट किया जाता है। क्यू का मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शेड्यूलिंग का मतलब सबको 10-10 सेकंड दे दिया। दो मल्टीटास्किंग, यहाँ पे एक यूजर एक बार में एक साथ काम कर सकता है। टाइम शेयरिंग, एक प्रोसेसर का टाइम मल्टीपल यूजर्स एक साथ शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग कैपेबिलिटी, नेटवर्किंग कैपेबिलिटी का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटी भी देता है। आप कंट्रोल पैनल में जाओ, वहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी आता है, वहां से आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। लॉजिकल एक्सेस सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सिक्योर भी रख रहा है। आपको कुछ भी एक्सेस करना है तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, मतलब आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन की हेल्प से सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पासवर्ड डालो, और ऑथेंटिकेशन का मतलब वो चीज चेक होगी कि आपने पासवर्ड सही डाला है या गलत डाला है। देन फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखता है कि कौन सी फाइल को कौन बंदा एक्सेस कर सकता है, किसको परमिशन है किसको नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम अपन को अलाउ करता है कि अपन फाइल्स को नेम दे सकते हैं, उनको डायरेक्टरीज और फोल्डर्स में स्टोर कर सकते हैं, और एक ही फाइल को मल्टीपल लोग शेयर भी कर सकते हैं, मल्टी शेयरिंग ऑफ फाइल भी हो सकती है। तो ये 8 फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। मैनेजिंग हार्डवेयर फंक्शंस, यूजर इंटरफेस, हार्डवेयर इंडिपेंडेंस, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एंड लॉजिकल एक्सेस एंड सिक्योरिटी। यहाँ तक बात समझ में आई सबको?
यहाँ तक बात समझ में आई? कुछ पूछना है किसी को यहाँ तक? हाँ जी, अपन क्या पढ़ रहे थे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में अपन ने सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के अपन ने फंक्शंस पढ़ लिए। सॉफ्टवेयर दूसरी तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए, एड्रेस मतलब उसको फुलफिल, उसको कंप्लीट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को अपन क्या कह देते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आपका लाइक रेलवे रिजर्वेशन का जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, आप अपनी प्रोफेशनल हब के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जो भी यूजर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल देते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स हैं, आपसे टाइप्स पूछ लें, आपसे एग्जाम्पल्स पूछ लें, कुछ भी पूछ ले, अपन को यही लिख कर आना है, ठीक है, जो अपन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स होते हैं क्या? पहला है एप्लीकेशन सूट। एप्लीकेशन सूट, सूट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस बंडल्ड टुगेदर। बहुत सारी एप्लीकेशन जब एक साथ बंडल्ड होती है, एक साथ इकट्ठी मिली रहती है, तो उसको एप्लीकेशन सूट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका MS ऑफिस है, इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन है अपनी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इतनी सारी एप्लीकेशंस मिलाकर एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, तो उसको एप्लीकेशन सूट बोला जाता है। जब बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ बंडल्ड होती है, एक साथ इकट्ठा हुई रहती हैं, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को अपन क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सूट। देन एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो एंटरप्राइज की रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। एंटरप्राइज की बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, HR एंटरप्राइज की रिसोर्स है, उसका फाइनेंस एंटरप्राइज की रिसोर्सेज है, आपका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उसके लिए रिसोर्स है, तो सारी चीजें उसकी रिसोर्सेज है। सबको, इतनी सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसको एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। ERP सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा टैली। टैली तो क्या होता है? सिर्फ आपके जो फाइनेंशियल डेटा है उसी को मैनेज करने के लिए सिर्फ टैली काम आता है। बट फाइनेंशियल के अलावा, फाइनेंशियल तो होगा ही होगा ERP में, प्लस ह्यूमन रिसोर्स से कोई और रिलेटेड डेटा है, और भी किसी भी चीज, कोई भी रिसोर्स से रिलेटेड अगर एंटरप्राइज का डेटा है, तो वो सारा का सारा डेटा कहाँ मैनेज हो सकता है? ERP सॉफ्टवेयर, दैट इज एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में मैनेज हो सकता है। जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो ERP सॉफ्टवेयर काम में लेती हैं अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। देन एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो पूरी एंटरप्राइज को जनरल फंक्शन प्रोवाइड करवाता है। मतलब क्या हुआ इसका? देखो, आप लोगों ने मेलिंग सिस्टम सुने होंगे, जीमेल होता है, याहू मेल होता है, सबको पता है। किसी को कोई भी मेल करना हो, जीमेल कर दो, याहू मेल कर दो, कुछ भी कर दो। कोई कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वहां अगर किसी को एक दूसरे को कोई भी बात कहनी है तो मेल कर कर ही कहना पड़ता है, फॉर्मल तरीके से बात कहनी पड़ती है। अब जीमेल पे अगर वो एक दूसरे से सारी बातें कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉइज जो है वो एक दूसरे को कुछ भी कह रहे हैं या अपने बॉस को कोई कुछ कह रहा है, अगर वो भी जीमेल पे कह रहे हैं, और इसी जीमेल पे आपके कस्टमर के भी मेल्स आ रहे हैं, तो जो बॉस होगा उसके लिए आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मेरा एम्प्लॉय का कौन सा मैसेज है और कस्टमर का कौन सा मैसेज है। उसको सारे मैसेज खोल के देखना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? जीमेल तो अपना रखा सिर्फ कस्टमर्स के लिए, उसने अपनी कंपनी के लिए एक अलग मेलिंग सिस्टम बनाया, अपने कंपनी के जो लोग हैं उनके लिए अलग मेलिंग सिस्टम बनाया, उसका भी अपना आईडी है, उसका भी अपना पासवर्ड है।
अगर आपको कंपनी के लोगों को एक दूसरे से कोई भी बात करनी है, एक दूसरे को कुछ भी कहना है, छुट्टी मांगनी है, हाफ डे लेना है, किसी भी चीज का कंपनी से रिलेटेड मेल डालना है, तो आप किस पे डालोगे? अपना जो खुद का मेलिंग सिस्टम है। बाकी जो कस्टमर को अगर आपको रिप्लाई करना है तो जीमेल पे करोगे, कस्टमर का मेल जो आएगा वो जीमेल पे आएगा। तो पूरी एंटरप्राइज को एक जनरल फंक्शन प्रोवाइड करवाना, उन तरह के सॉफ्टवेयर्स को क्या कहते हैं? एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। देन इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर जो भी आपकी इंडिविजुअल की नीड है उसको कोई फुलफिल कर रहा है, इंडिविजुअल की नीड को कोई सॉफ्टवेयर एड्रेस कर रहा है। जैसे कि CAAT सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या फुल फॉर्म होता है इसका? कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक मतलब अगर आपको ऑडिट करनी है, ऐसे लोगों की ऑडिट करनी है जिनका सारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर है, अगर उस चीज को आपको ऑडिट करनी है तो आपको इस सॉफ्टवेयर का काम में लेना पड़ेगा, जो CA लोग काम में लेते हैं। ऑडिट कौन करता है? जो CA होते हैं कोई ऑडिट करते हैं। जैसे अगर आपको अब Amazon का ऑडिट करना है तो Amazon का तो सारा ही डेटा कंप्यूटराइज्ड है, तो उसको ऑडिट करने के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर अप्लाई करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? CAAT कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटेड टेक्निक, जो प्रोफेशनल लोगों के जो सॉफ्टवेयर काम में आ रहा है। जैसे एक और सॉफ्टवेयर होता है CAD। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। जो डिजाइनर्स होते हैं, कौन डिजाइनर्स होते हैं? चाहे इंटीरियर डिजाइनर्स हो, चाहे फैशन डिजाइनर्स हो, जो भी डिजाइन करते हैं उनको डिजाइन करने के लिए भी तो एक सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो एक प्रोफेशनल्स की जो नीड्स होती है उनको फुलफिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर। फिर नेक्स्ट होता है आपका कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर। कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर एक्सेस एंड पब्लिश मल्टीमीडिया कंटेंट्स। जो भी मल्टीमीडिया कंटेंट्स है उनको अगर आपको एक्सेस करना हो या पब्लिश करना हो तो आप कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं। जैसे कि आपके जो मीडिया प्लेयर्स होते हैं कि इन पे अपन मीडिया अपना प्ले कर सकते हैं। देन एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर किन के लिए होंगे? स्टूडेंट्स के लिए होंगे, जिसको देखकर स्टूडेंट्स कोई ना कोई एजुकेशन गेट कर सकता है। CDs हैं, ऑनलाइन टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल होता है, जो भी होता है, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। देन मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रिंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंटेंट एक्सेस और मीडिया डेवलपमेंट बात बराबर है, बात सेम है, बस दो अलग अलग नाम दे दिए। सेम मतलब होता है मल्टीमीडिया कंटेंट्स को पब्लिश करना, एक्सेस करना, प्रिंट करना, इनके लिए कौन से सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं? कंटेंट एक्सेस या फिर मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं। बस इतना ही पढ़ेंगे, रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा अपन ने। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जो किसी भी यूजर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को जो फुलफिल करते हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को एड्रेस करते हैं, उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स को क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन सूट। एप्लीकेशन सूट का मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस एक साथ बंडल्ड हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस बंडल्ड टुगेदर, जैसे MS ऑफिस हो गया। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, एंटरप्राइज की जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको बोलते हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, जैसे कि ERP सॉफ्टवेयर होते हैं। एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर पूरी एंटरप्राइज को एक जनरल फंक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे उनका मेलिंग सिस्टम हो गया, तो उसको अपन क्या कहते हैं? एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर। देन इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं उसको अपन कहते हैं इंफॉर्मेशन वर्कर सॉफ्टवेयर, जैसे CAAT फॉर द ऑडिटर्स एंड CAD फॉर द डिजाइनर्स। देन कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर या मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर,
तो मल्टीमीडिया कंटेंट्स को एक्सेस, पब्लिश या प्रिंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उनको कंटेंट एक्सेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, जो स्टूडेंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको देखकर स्टूडेंट्स को एजुकेशन गेट कर सकते हैं, उस तरीके के सॉफ्टवेयर को अपन क्या कहते हैं, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर अपन ने दो तरीके के पढ़ लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो अपन दो कंपोनेंट कंप्लीट पढ़ चुके, पीपल पढ़ चुके, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ चुके, उसमें हार्डवेयर पढ़ चुके, सॉफ्टवेयर पढ़ चुके। कल से अपन पढ़ेंगे थर्ड कंपोनेंट, दैट इज डेटा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? नहीं?